हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टुडेज डे टू। डे टू में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डे टू में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका पहले जो लिविंग वर्ल्ड खत्म हो चुका है, डे वन में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो को अटेंड नहीं किए हो तो प्लीज़ उसे एक बार अटेंड कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको क्विक रिवीजन भी चाहिए क्योंकि आपको लगता होगा लिविंग वर्ल्ड में 1.5-2 घंटा का वीडियो बन गया, तो ऐसा है कि हम लोगों का जो ये मिशन है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, तो इसमें क्या करना है कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट है कि 350 प्लस लाने का बायोलॉजी में। तो हम मजाक में उसको नहीं पढ़ सकते कि आया लाइन देखो, ये बस ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, स्किप करो, ये है, ऐसे ऐसा नहीं कर सकते अगर वो इंपॉर्टेंट लाइन नहीं आया तो। ठीक है, इसीलिए पूरा लाइन बाय लाइन डिटेल तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, अगर आपको फिर भी चाहिए कि बस क्विक रिवीजन होना चाहिए, तो हम लोग जो डिटेल में पढ़े हैं डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर में जो भी पढ़ेंगे, तो उसका नेक्स्ट डे, जैसे डे वन में पढ़े, डे टू में आज का वीडियो जैसे डाल रहे हैं, उसके पहले डे वन का क्विक रिवीजन डाल देंगे। ठीक है, वो आपके लिए कर सकते हैं इतना। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स में 25 मिनट में है, 30 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर है, तो भैया फिर वैसे में आपको वैसे ही मार्क्स आएगा, 200-250 मार्क्स आएगा। और 200-250 मार्क्स में तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, बीडीएस भी, बीएचएमएस भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो उस हिसाब से मेहनत भी करना होगा, शॉर्टकट में नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, अगर आपका ऑलरेडी बायोलॉजी स्ट्रांग है, आपका पिछला ईयर एग्जाम में जितना 300 प्लस मार्क्स आ रहा था या फिर अभी भी दे रहे हो, आप 3-4 बार बायोलॉजी रिवीजन कर चुके हो, तो भले आप वो रिवीजन वीडियो देख सकते हो, वो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहा था। तो आप डे टू का लेक्चर से पहले डे वन अगर आप अटेंड नहीं किए हो तो डिटेल वीडियो भी है एंड आपका क्विक रिवीजन वीडियो भी है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए कि बायोलॉजी में 350 से ज़्यादा ही मार्क्स लाना है, गलती करने का चांस ही नहीं होता, नो सिली मिस्टेक, कोई भी सिली मिस्टेक नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा बुक की तरफ देखते हैं एंड उसके बाद कुछ चीज़ समझाना है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा सा चैप्टर है एंड उसमें बहुत कुछ याद करना है। तो याद तो हम ही करवाएंगे एंड इसके बाद प्लांट किंगडम में उसमें भी बहुत कुछ याद करना है एंड ये तो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और उसके बाद आपका एनिमल किंगडम है। ठीक है, सो बायोलॉजी में क्या किया है ना, ये जो दो चैप्टर है इसका, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा है, क्या है हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप बुक देखिए। देखिए, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है ना कि देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट पेज है एंड ये जो सेकंड पेज है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन पता है आपको सीधा नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम में दिया हुआ है। ये प्लांट किंगडम में कुछ बातें यहाँ प्लांट किंगडम में बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आधा इधर पढ़े आधा उधर पढ़े, या दिमाग में सेट नहीं हो पा रहा है, जो सेट होने वाली बात है वो सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सेट नहीं होगा तो फिर उसको याद कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे? तो इसलिए आज का डे टू में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेंगे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया कैसे, हुआ कैसे। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो हो रहा था उसका स्टार्टिंग से प्रोसेस देखते आएंगे कि पहले क्लासिफिकेशन कैसे होता था एंड फाइनल अभी क्लासिफिकेशन कैसे चल रहा है। तो वो दोनों चीज़ को ना दो अलग अलग चैप्टर में कंप्लीट मिला के दिया हुआ है, तो हम उसको आज एक ही साथ यहाँ पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट डे में डे थ्री में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ओके। उसका पहले, सबसे पहले अगर हम डिटेल में जाएंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, पहले आपको एक चीज दिमाग में बैठा दे रहे हैं, हम लोगों को उनको कंप्लीटली पढ़ना फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। पढ़ना क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। फिर से बता रहे हैं, पढ़ना क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। ठीक है, और वो 5 किंगडम क्या है? पहला मोनेरा, देखिए मोनेरा है। दूसरा प्रोटिस्टा। ठीक है, थर्ड नंबर 3 फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड 5 एनिमलिया। तो आपको प्लांट एनिमल तो याद रहता ही है, लेकिन आप ये तीन में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले है मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, देन प्लांट एंड एनिमल तो याद रहता ही है। ठीक है, तो मोनेरा में एक बात याद रखना है, जब भी हम मोनेरा बोले, जब भी हम मोनेरा बोले तो आपको सीधा प्रोकार्योटिक सेल में घुस जाना है। मोनेरा मतलब प्रोकार्योटिक सेल। अब आपको प्रोकार्योटिक इकोरियोटिक सेल पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोनेरा मतलब प्रोकार्योटिक सेल, जितना भी प्रोकार्योटिक सेल वाला ऑर्गेनिजम्स होगा मोनेरा में आएगा एंड सिंगल सेल ही होगा। प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये भी सिंगल सेल होगा, लेकिन ये यूकारियोटिक सेल होगा। फिर से बता रहे, सिंगल सेल यूकारियोटिक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फंजाई यूकारियोटिक होगा, लेकिन मल्टी सेलुलर हो सकता है। ठीक है,
एंड बाकी देखिए इनका मतलब ये हुआ कि देखिए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया जो भी है चारों का चारों किंगडम सब देखिए यूकारियोटिक ही होगा, ठीक है। एंड एक होगा मोनेरा जो कि प्रोकारियोटिक होगा, ये समझ में आया। और दूसरी बात क्या है कि ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में फर्क क्या है, पहला तो ये प्रो है एंड यू है, दूसरा इसका सेल ए सेलुलर है क्योंकि कुछ कुछ चीज मिसिंग है इसलिए इसको ए सेलुलर बोलते हैं, और इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक सेल है, दोनों ही एक सेल है लेकिन ये एक सेल है लेकिन कुछ कुछ चीज मिसिंग है, एंड ये एक सेल है जो कम्प्लीटली एक सेल बोल सकते हैं, ठीक है। आइए आपको कुछ दिमाग में कुछ चीज बैठाते हैं उसके बाद इसको रीड करेंगे, ठीक है। देखिए तो फाइनली हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमको कोई भी चीज को क्लासिफाई करना है, किसी भी चीज को अगर हम लोग ग्रुप में बांटना है तो उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया होनी चाहिए, ऐसे रैंडमली हम ग्रुप में नहीं बांट सकते हैं। मानिए एग्जांपल कि आप आपके स्कूल पे, ठीक है, आपके स्कूल पे क्या होता है, आपका स्कूल पे आप लोग सब स्कूल गए होंगे तो स्कूल में क्या होता है जब आप लोग स्पोर्ट डे होता है या फिर आप लोगों का एक दिन पीटी डे होता है तो उसमें क्या होता है कि आपको 4 डिफरेंट कलर का टी शर्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि होता है रेड जिसको रूबी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन जिसको एमरलैंड बोलते हैं, ठीक है, येलो जिसको टोपैज बोलते हैं, एंड आपका क्या था ब्लू जिसको सफायर बोलते हैं। तो इस तरह का आपको 4 कलर होता है, ठीक है, ओके। और गर्ल्स बॉयज भी होता है। अब मानिए ऐसा सीन हुआ कि आप लोग स्पोर्ट डे में गए हो, एनुअल स्पोर्ट डे में, और वहां पर आपको डिवाइड होने बोले कि आप एक काम कीजिए गर्ल्स एंड बॉयज 2 डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो जाइए। तो वो बड़ा आसान होगा कि एक एक ग्रुप में गर्ल्स पूरा चला गया, एक ग्रुप में बॉयज पूरा चला गया, बस यही क्राइटेरिया, उसमें कोई टी शर्ट का कलर वाला का कुछ नहीं, बस क्राइटेरिया। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। तो पहला क्राइटेरिया में 2 अलग हो गया, क्या हो गया, गर्ल्स एंड बॉयज अलग हो गया, इसका मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या आया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि कौन दिया, जो कि कैरोलस लिनियस दिया। इसके पहले एक और बात पढ़े, कैरोलस लिनियस क्या दिए थे, दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, ओके। अच्छा चलो ठीक है। अब मानिए आपका क्राइटेरिया में थोड़ा चेंजेस है, अब क्या कहा गया कि एक काम कीजिए, ये तो गर्ल्स बॉयज तो अलग है ही, ठीक है, गर्ल्स बॉयज तो अलग है ही, तो उसमें काम कीजिए जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि मानिए एलकेजी यूकेजी क्लास का, वो लोग तो उतना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेंगे नहीं, ठीक है। तो वो लोग तो रिले वाले गेम करेंगे नहीं, तो एक काम कीजिए वो लोग उनको हडल्स वडल्स तो खेलेगा नहीं, तो वो लोग उनको आप अलग कर दीजिए। तो क्या किया जाएगा, अब क्राइटेरिया चेंजेस हो गया। एक क्राइटेरिया होगा कि मानिए नर्सरी एलकेजी यूकेजी का बच्चे को अलग करना है एंड बाकी गर्ल्स एंड बॉयज अलग होगा। अब देखिए जैसे ही आपको डिवीजन का क्राइटेरिया चेंज हुआ तो क्लासिफिकेशन में बदलाव आया, अब 2 किंगडम से 3 किंगडम हुआ, एक छोटा बच्चे लोगों का नर्सरी एलकेजी यूकेजी का अलग कर दिया। तो उसी तरह का क्या हुआ, जब थर्ड की 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, तो उसमें क्या किया, प्लांट एंड एनिमल तो था, एक और चीज को अलग कर दिया, उसमें प्रोटिस्टा को निकाल दिया गया, ठीक है। अच्छा अब मानिए आपका और एक क्राइटेरिया चेंज हुआ, फिर कोई बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा लोगों की तो छोटा छोटा बच्चा लोगों का भी तो बहुत सारा गेम हो सकता है ना, ऐसा नहीं, ओवरऑल आपको पॉइंट्स मिलेगा और आप वो पॉइंट देखिएगा ग्रुप वाइज कलर वाइज। तो बोला ठीक है एक काम करो, फिर जो जैसे टी शर्ट पहना हुआ है रेड ब्लू येलो ग्रीन तो उसी हिसाब से कर दीजिए, तो वो हो गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 किंगडम के बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिए कि ये जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्राइटेरिया बदल जा रहा है, क्राइटेरिया बदल रहा है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बदल रहा है, जो कोपलैंड दिए थे, और इसका हिसाब से क्या होता है 4 डिफरेंट कलर का हो रहा है। तो रियल लाइफ में क्या हो रहा है कि प्लांट एनिमल तो था एंड थर्ड में तो प्रोटिस्टा आ गया, फोर्थ में क्या हो गया, मोनेरा बन गया। क्राइटेरिया चेंज हुआ तो किंगडम चेंज हो रहा है। अब मानिए फिर मानिए ऐसा हो सकता है, बोले कि कभी कभी होता है स्कूल्स में कि टीचर लोग को भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया बने, एक काम कीजिए, 4 तो ग्रुप है ये है, ठीक है, टीचर्स का भी एक ग्रुप बना दीजिए ताकि टीचर्स लोग भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर ले। तो देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन लाया, एनसीईआरटी बोला है, आरएच विटेकर आया 1969 969। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पूरा डिटेल स्टडी जो भी कर रहे हैं अभी कर रहे हैं फिलहाल तो 5 किंगडम पे ही कर रहे हैं। इसके बाद 6 भी आया लेकिन मेनली है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 6 में क्या था कि मानिए अगर आपको बोला गया टीचर्स तो है, टीचर्स का एक काम कीजिए, सिर्फ टीचर्स का 2 ग्रुप बना दीजिए, टीचर्स का 2 ग्रुप बना दीजिए। जैसे कि एक काम कीजिए, फीमेल टीचर अलग कर दीजिए, मेल टीचर अलग कर दीजिए। फीमेल टीचर लोग ज्यादा गेम खेल सकते हैं, फीमेल लोग उतना गेम खेले ही नहीं, फिर अलग कर दिए। तो अब हो गया यहाँ का 4, जो स्टूडेंट का 4 ग्रुप था, 4 डिफरेंट कलर का, एंड एक टीचर्स का 2 ग्रुप हो गया। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसी तरह का क्लासिफिकेशन होता गया। एंड क्लासिफिकेशन कैसे हुआ आपका, बेसिस में, मतलब कि हम क्राइटेरिया किस किस को सेलेक्ट की, जैसे क्राइटेरिया बदलेंगे तो क्लासिफिकेशन बदल रहा है। तो पहले समझ में आया क्लासिफिकेशन हुआ क्राइटेरिया के बेस में। दूसरा, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ ऐसे हवा हवा में नहीं हुआ, हवा हवा में नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन करने के पीछे एक लॉजिक था। सब ये ढूंढ रहा था कि क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, मतलब कि एक इवोल्यूशन का कनेक्शन क्या कैसा है।
अगर अच्छा कनेक्शन है तो मजा आएगा। जैसे कि अगर बोलते हैं कि अगर पहले आपका मतलब प्लांट में ही मान ले, तो प्लांट में क्या होता है हम लोगों को पता है क्या होता है, एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। अब आपको इसको जो क्लासिफाई करना है, अरेंज करना है, तो इसमें आपको देखना होगा कि इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। जैसे कि एल्गी पहले, फिर ब्रायोफाइटा जिसमें आपका वैस्कुलर बंडल्स नहीं था, फिर टेरिडोफाइटा जिसमें वैस्कुलर बंडल आया, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म्स आया जिसमें तो आपका रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन था वो आपका क्लो कवर नहीं था, सीड कवर नहीं था, एंड देन एंजियोस्पर्म आया, सीड कवर हुआ। अब एंजियोस्पर्म में भी डिफरेंस है, एंजियोस्पर्म में भी आपका अलग देखने को मिला, डाइकोट आया, फिर मैनोकोट आया, इस तरह का। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन करने का तरीका इंसान बहुत पहले टाइम से क्लासिफिकेशन करते हुआ आया था। तो क्लासिफिकेशन कैसे कैसे अप्रोच लिए थे कि पहले हम ऐसे क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर देखे वो फेल हुआ, फिर ऐसे क्लासिफिकेशन करें, फिर वो फेल हुआ, फिर जो बेस्ट क्लासिफिकेशन हुआ उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोगों का हिस्ट्री देखना है, थोड़ा सा देखेंगे, एंड उसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग लास्ट में 5th वाला पढ़ेंगे, उसके पहले 1 2 किंगडम 3 4 5 6 वाला हल्का सा देख लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी वाला वो तो हम टिक कर देंगे, इसी को बस याद रखो, बट लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहले का पता होना चाहिए, ताकि अगर आपका क्वेश्चन गलती से आए तो गलत ना हो। ठीक है, एंड आप टेस्ट वगैरह भी दे रहे होंगे तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, सिर्फ एनसीईआरटी आने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग करते हैं। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करो, एंड पिछला वीडियो को देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो गलत बात है यार, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, तब ना अभी डे 2 का वीडियो देख रहे हो तो अगर डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो ट्राई किए थे कि क्लासिफिकेशन करने का जो ट्राई किए थे, ठीक है, फर्स्ट ट्राइड किए थे एरिस्टोटल। क्या नाम था? ARISTOTLE। एरिस्टोटल ने फर्स्ट बार ट्राई किए थे क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट को डिवाइड किए ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्रीज हर्ब्स सब में प्लांट को डिवाइड कर दिए। ठीक है, ये किसके लिए था? ये प्लांट के लिए था। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है ना, ब्लू से कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल पहली बार ट्राइड किए कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया डिवीजन करने के लिए एरिस्टोटल, वो प्लांट को डिवाइड कर दिए ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। और एनिमल के लिए क्या किए? एनिमल के लिए क्या किए? दो में डिवाइड किए, एक ठो में इनाइमा, इनाइमा एंड एनाइमा। ठीक है, देखिए फिर से बता रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई किया एरिस्टोटल, फर्स्ट टाइम ट्राइड किया एरिस्टोटल। ठीक है, वो प्लांट को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड कर दिए, एंड एनिमल को दो में डिवाइड किया, तो इनाइमा एंड एनाइमा। इनाइमा जिसमें रेड ब्लड सेल है, मतलब कि खून लाल है, आरबीसी वाला जिसमें आरबीसी है, और जिसमें आरबीसी नहीं है इसको लिख दे रहे हैं नॉट आरबीसी, और इसमें आरबी सी है, इसमें आरबीसी नहीं है, इसमें आरबीसी है। ठीक है, ओके, ये पहला टाइम था जब क्लासिफिकेशन ट्राई किया गया। अब देखते हैं अलग अलग सीन। सबसे पहला देखिए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम वाला कौन दिए थे? लीनियस, वही जो कारोलस लीनियस दिए थे। फर्स्ट में टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इसमें कौन कौन था? इसमें प्लांट था प्लस एनिमल था, सिर्फ प्लांट एंड एनिमल को ही कंसीडर किए थे। फिर से बता रहे, सिर्फ प्लांट और एनिमल को कंसीडर किए थे। ठीक है, प्लांट में उसको लिए थे जिसमें कि आपका सेल वॉल है, और एनिमल में उसको लिए थे जिसमें कि सेल वॉल नहीं है। ठीक है, यानी इसमें कौन कौन आ रहा है, यानी एनिमल में कौन कौन आ रहा है? सेल वॉल नहीं है, प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट, जितना भी इनवर्टिब्रेट्स था, जितना भी वर्टिब्रेट्स था, समझ में आया?
तो एनिमल में वो सारा चीज को लिए थे। और इन प्रोटोजोआ में कौन कौन आता है? प्रोटोजोआ में जैसे कि आपका आएगा एमोबिया, पैरामोसियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, वो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे ना एनिमल में, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लांट किंगडम में किसको किसको लिए थे? जितना भी है, जैसे कि आपको एल्गी, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बाकी सारा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दिख नहीं रहा है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सारा टेरिडोफाइटा, ठीक है। इस तरह का सारा था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन समझ में आया? टू किंगडम में सिर्फ क्या था? लीनियस कौन दिए थे? कैरोलस लीनियस दिए थे। इसको बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल दो में डिवाइड किए थे। प्लांट में था जिसमें सेल वॉल है, एंड एनिमल में जिसमें सेल वॉल नहीं है, खत्म, यही क्राइटेरिया था। समय के साथ साथ क्राइटेरिया चेंज होता गया, किंगडम बढ़ता गया। फिर नेक्स्ट आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आया थ्री किंगडम। अब थ्री किंगडम कौन दिए थे? अर्नेस्ट हाइकल, ठीक है। देखिए आपको लगेगा कि इस चैप्टर में नहीं है अर्नेस्ट हाइकल का नाम, लेकिन आपको आगे आगे आपको इसका नाम देखने को मिलेगा अर्नेस्ट हाइकल को, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए कि अर्नेस्ट हाइकल थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। ये क्या किए थे? ये प्लांट तो था ही, प्लांट था, एनिमल तो था ही, दो किंगडम तो ऑलरेडी था, एक एक्स्ट्रा बढ़ा है, थ्री है मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ा है। उसके एक्स्ट्रा का नाम क्या दिया? प्रोटिस्टा, एक एक्स्ट्रा बढ़ा है, प्रोटिस्टा नाम दे दिए, ठीक है। इसको किस क्राइटेरिया में अलग किए? इसको किस क्राइटेरिया में अलग किए? इसमें बस एक ही खास बात देखे कि यूनिसेलुलर, क्या देखे? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर कुछ भी हो सकता है, यूकारियोटिक भी हो सकता है या तो फिर प्रो भी हो सकता है। यूकारियोटिक हो या प्रोकारियोटिक हो कुछ भी चलेगा, यूकारियोटिक हो या प्रोकारियोटिक हो कुछ भी चलेगा, लेकिन यूनिसेलुलर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही इसको अलग किए तो इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में आ गया, बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स इसका अंडर में ग्रुप में आ गया, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ग्रुप में आ गया। जैसे कि क्या क्या आया? जैसे कि मानिए आ गया फंजाई आ गया, ठीक है, यूनिसेलुलर वाला फंजाई जो भी था। प्रोटोजोआ आ गया, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया भी आ गया, ठीक है, एंड प्रोटिस्टा में स्माइल मोल्ड तो था ही, ठीक है। अरे बहुत कुछ है जो कि आपको बाकी मोनेरा का किंगडम है सब इसी में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट क्या हुआ? थर्ड नंबर फोर किंगडम, फोर किंगडम। अब फोर किंगडम में कौन था? कोपलैंड, क्या नाम है इसका? कोपलैंड, COPELAND, कोपलैंड। ये क्या किए? प्लांट, एनिमल, ये तो था ही था, अब प्रोटिस्टा भी था, प्लस एक्स्ट्रा क्या किए? एक्स्ट्रा क्या किए? एक्स्ट्रा क्या किए? मोनेरा, एक्स्ट्रा मोनेरा को उठा दिए। एक्स्ट्रा क्या किए? एक ग्रुप बना दिया मोनेरा को। अब मोनेरा में क्या हो गया? जितना भी प्रोकारियोटिक लाइक ऑर्गेनिजम्स को ला दिए। कितना क्या कर दिए? देखिए यहाँ पर प्रोटिस्टा में प्रो यू दोनों था, लेकिन अब यहाँ पर मोनेरा में क्या कर दिया? ओनली प्रो, सिर्फ प्रोकारियोटिक को ला दिए, ठीक है। जैसे कि प्रोकारियोटिक में जैसे कि बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लाइक क्या 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 क्या, जैसे यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया सब था, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी में था, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। फाइव किंगडम, वो क्या किंगडम? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है हम लोग का एनसीईआरटी में, इसी को पढ़ना है, इसको पढ़ना है,
इसको पढ़ना है। 5 किंगडम कौन दिए थे, देखिए आर एच विटाकर ने दिया था। ये इसका 1969, हमेशा याद रखना है 969, क्या बोलना है 969। आर एच विटाकर 969, बोलिए आर एच विटाकर 969, 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 1969 969, आर एच विटाकर 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 969, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो आर एच विटाकर का 969, ये क्या खास काम किए थे पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम किए थे। ये देखिए प्लांट तो था ही, एनिमल तो था ही, प्लांट एनिमल, उसके बाद प्रोटिस्टा बना था, ठीक है। उसके बाद किसको क्लासीफाई किए थे, मोनेरा को। एंड जो आर एच विटाकर इतना फेमस हो गया, जो हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, इसको जो कि कोई अलग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देखिए प्लांट को क्राइटेरिया से अलग कर रहा था कि इस बेसिस में कि सेल वॉल है, ठीक है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं है, चलिए। मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फंजाई में क्या करेंगे, प्लांट में भी जैसा जैसा है, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों है, इसमें भी वो है, इसमें भी सेल वॉल है, तो मोनेरा को अलग नहीं कर पा रहा था। तो मोनेरा को अलग करने का एक बेस्ट क्राइटेरिया पता चला कि सेल वॉल कुछ और चीज से बना हुआ है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है, इसलिए फंजाई को अलग कर दिया गया। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा, इसको कोई नहीं कर पा रहा था, इसको क्या क्राइटेरिया में अलग करे, ये काइटिन का बना हुआ है सेल वॉल। अब फंजाई भी अलग हो गया, क्योंकि अगर सोचिए फंजाई को प्लांट में रखता तो ये तो आपका है ऑटोट्रॉप नहीं है, ये प्लांट तो ऑटोट्रॉप है, लेकिन एनिमल तो फंजाई तो ऑटोट्रॉप नहीं है, हेटेरोट्रॉप है, लेकिन फिर भी उसको प्लांट का ग्रुप में रखना पड़ रहा, बताइए। तो सेल वॉल का जो बनावट है काइटिन का है, इस बेस में अलग हो गया, मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, जो कि क्या नंबर है, 5 नंबर, 6 किंगडम देने के लिए, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, बस हल्का फुल्का बता दे रहे हैं इसके बारे में, डिटेल में नहीं जाएंगे। कार्ल वोज, कार्ल वोज, ठीक है। ये क्या किए, कुछ नहीं किए, ये जो मोनेरा वाला कहाँ गया, मोनेरा, ये मोनेरा वाला है, बाकी ये पांचों का पांचों था, जैसे कि मोनेरा वाला है, तो इस क्या किए, इसको 2 पार्ट में बांट दिए, एक बोले आर्की बैक्टीरिया और एक को बोले यू बैक्टीरिया। दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, बाकी सबका सब था। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो 6 क्लासिफिकेशन हो गया। इसको ऐसे भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, 3 डोमेन। 3 डोमेन, 3 डोमेन बोले कैसे बनाया है, 3 डोमेन बोले कैसे बनाया है, 3 डोमेन बोले कैसे बनाया है, ऐसे किया है। मानिए कि 3 डोमेन को कैसे बता रहा है, मानिए कि 3 डोमेन को, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म से, इसको 3 डोमेन कहते हैं ना। फर्स्ट डोमेन क्या किया, आर्की बैक्टीरिया रखा, सेकंड डोमेन में क्या रखे, यू बैक्टीरिया, ठीक है। राइटिंग थोड़ा खराब है, मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड थर्ड में क्या रखे, ये दोनों प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक को रखे, देखिए ये दोनों क्या है, प्रो है। और थर्ड डोमेन में यूकार्योटिक रखे, जिसमें कि बाकी का चारों आ गया, प्लांट, एनिमल, ठीक है, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्रोटिस्टा, फंजाई। ये था कहानी आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को ये पढ़ना है, आर एच विटाकर को पढ़ना है। अब आर एच विटाकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, ये किस बेस में अलग किया, इसका क्राइटेरिया क्या था, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा से दिया हुआ है, उसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक बार हम पहले पूरा समझा दे रहे, फिर एनसीईआरटी पे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को जो 3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्ल वुड्स ने अलग किया, इसका फंडा क्या था, ये फंडा था कि इसका जो आर्क बैक्टीरिया का तो ब्रांच चेन लिपिड था, इसका जो मतलब आपका आउटर मोस्ट लेयर था, ठीक है, तो उसमें क्या था, ब्रांच लिपिड चेन था, इसका क्या था, ब्रांच लिपिड चेन, ब्रांच लिपिड चेन।
और इसमें ब्रांच नहीं था, इसमें लिपिड चेन था बट ब्रांच नहीं था, लीनियर था, लीनियर था। और भी क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे कि इसमें आपका पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें लेयर बाइलेयर नहीं था, पेप्टाइडोग्लाइकन का इसमें था। तो हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बाकी हम लोग जब आर्किबैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आपको समझ में अपने आप आने लगेगा। तो ये मेन खास बात है, इसके कारण क्या होता है, आर्किबैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है और यह खराब से खराब कंडीशन में एकदम, हाँ, गर्मी से गर्मी टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकता है, जहाँ पर यू बैक्टीरिया नहीं रह सकता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब जो भी यहाँ पर लिखे एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने का पहले का कहानी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार आया, और वो कौन किया, कार्योलस लिनियस ने किया था। उसके पहले एरिस्टोटल ने ट्राई किया था प्लांट को 3 भाग में बांटने का, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, एनिमल को इनेमिया एंड एनीमिया, इनेमिया जिसका आरबीसी है, इसमें जिसमें आरबीसी नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थर्ड किंगडम, अर्नेस्ट हाइकल, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या किया था, प्लांट एनिमल था, एक अलग से निकाला, प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसमें कि यूनिसेलुलर यू हो या प्रो हो, दोनों को डाले थे, ठीक है। नेक्स्ट आया था आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड, कोपलैंड प्लांट एनिमल तो था ही था, प्रोटिस्टा तो था ही, एक नया निकाले मोनेरा। अब मोनेरा में जितना भी प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको इंक्लूड कर दिए थे, जिसमें आर्के बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया दोनों ही आता था। उसके बाद क्या हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटाकर, इन्होंने क्या किया, जो जार ऑलरेडी था एक्स्ट्रा क्या किया, फंजाई को ऐड किया, क्या बेसिस में कि इसका सेल वॉल थोड़ा कुछ अलग चीज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है, क्योंकि प्लांट का सेलुलोज से बना हुआ है, तो बड़ा अच्छा था, अलग अचीवमेंट था। और याद रखना है कि आर एच विटाकर 1969 यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, 969 याद रखना है, 969 याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, जो 5 का 5 था आर एच विटाकर का वही था, लेकिन मोनेरा को 2 भाग में बांट दिया, एक में आर्क बैक्टीरिया बोले, एक को यू बैक्टीरिया बोले। आर्क बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का बांटने का बहुत सारे रीजन था, जिसमें से एक रीजन है आपका ब्रांच लिपिड चेन, बाकी आपका 16S राइबोसोम को देखते हुए भी बांटा गया है, पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर को देखते हुए बांटा गया है कि आर्क बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होता है, ठीक है, इस तरह का कंडीशन था। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि उसका पहले का कि क्लासिफिकेशन तो हुआ, ये फाइलोजेनी का फॉलो कर रहा है, उसके पहले देखते हैं कि इंसान ने और भी तरह का क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किए थे, ठीक है, लेकिन फेल हो गए, रीजन बहुत सारा है, जो जो एनसीईआरटी का है उसको तो डिस्कस कर ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। देखिए अब क्लासिफिकेशन का तरीका कैसे था। देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल यूज पे होता था, प्रैक्टिकल यूज पे होता था। सबसे पहला क्या लिखेंगे, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यूज पे होता था। पहला क्लासिफिकेशन कैसा था, प्रैक्टिकल यूज पे होता था, जिसमें कि क्या था, कैरेक्टर्स को कोई कंसीडर नहीं करता था, कि उतना डिटेल में कैरेक्टर को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन नहीं करता था। इसमें क्या हो सकता था, एक प्लांट मानिए, एक एनिमल अदर दूसरा ग्रुप का भी मेंबर हो सकता है, जैसे कि वन प्लांट इज मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप हो सकता था। पहला प्रैक्टिकल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हुआ, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और हमको पता है जो कैरोलस लीनियस थे उसका क्लासिफिकेशन भी कैसा था, आर्टिफिशियल टाइप का ही था। वो जो क्लासिफिकेशन किए थे, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी किए थे, ठीक है, तो उसका भी क्लासिफिकेशन कैसा था, आर्टिफिशियल टाइप का था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का। देखिए जो एनसीईआरटी है वो हम बता ही देते हैं, बार बार याद कर लेना इसको, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्ट। अच्छा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता कैसा था, वो कैसे होता था, देखिए उसमें क्या होता था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करता था, दैट इज ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर कर किया जाता था, ठीक है, सारा को नहीं, लेकिन मानिए अगर 10 है उसमें से 5 कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, 6 को कंसीडर करेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करते थे, एक और दो कैरेक्टर्स को टेकन लिया जाता था। नॉट ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सारा को नहीं ले जाते थे, कुछ लिया जाता था, पहला। दूसरा क्या, देखिए इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाता था। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ, बोथ को, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों को क्या होता था, इक्वल वेटेज दिया जाता था, इक्वल वेटेज दिया जाता था, जो कि थोड़ा गलत था, क्योंकि देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सकता है, समझ में आ रहा है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सकता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर मानिए कि अभी फूल लाल है, ज्यादा धूप आता है या फिर कुछ होता होगा तो लाल से हल्का गुलाबी हो गया, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज नहीं होता, वो सालों साल तक वही रहता है, ठीक है, ठीक है।
तो कार्लोस लिनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, और उसमें दोनों होता है, इक्वल वेटेज दिया जाता है किसको, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों को दिया जाता है, ठीक है। फिर पूछते हैं कि कार्लोस लिनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल था। अच्छा, वो क्लासिफिकेशन कभी किए थे? हाँ किए थे। पहला क्लासिफिकेशन कैसे किए थे कि वो सिर्फ और सिर्फ, देखिए क्या था, कार्लोस लिनियस ने सेक्सुअल कैरेक्टर को कंसीडर करके एक क्लासिफिकेशन किए थे। आपको नीट के एग्जाम में ऐसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको याद होना चाहिए कि कार्लोस लिनियस ने टू किंगडम तक किए ही थे, एंड प्लांट के लिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किए थे। हालांकि वो फाइलोजेनी तो था नहीं, लेकिन क्या था, थोड़ा सा ट्राई किए थे, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई किए थे। जैसे कि उन्होंने क्या था एक क्लासिफिकेशन किए थे जिनमें उन्होंने प्लांट को 24 क्लास में डिवाइड किया था, 24 क्लास में डिवाइड किए थे, और उसके लिए एक बुक भी निकला था जिस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। ये क्यों बता रहे हैं आपको समझ में आएगा जब आप आगे देखेंगे बेंथम हुकर को, ठीक है। तो 24 क्लासेस में डिवाइड किए थे और उसको एक बुक में प्रिंट करवाया था। उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, उसमें क्या था, 23 क्लास में 23 क्लास था, 24 क्लास था, जिसमें से 23 को एक ग्रुप में रखे थे, एक को एक अलग में रखे थे, ठीक है। 23 में जिस चीज को हम लोग बोलते हैं फेनेरोगेम्स, उसमें क्या था, उसमें जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म को रखे थे, जिसमें आपका मतलब कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन था, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन था। जैसे कि जिम्नोस्पर्म में एक एक ग्रुप था मोनोएंड्रिया एंड एक था आइकोसेंट्रिया। मोनोएंड्रिया जिसमें एक ही सिंगल स्टेमेन हो, एंड आइकोसेंट्रिया जिसमें 20+ स्टेमेन हो, ठीक है। 23 में से दो ग्रुप में डिवाइड किया था, जिम्नो एंजियो का, एक सिंगल दिए थे सिर्फ क्रिप्टोकैम्स को, जिसमें कि एंड्रिया नहीं था, क्योंकि इसका सेक्स ऑर्गन उतना विजिबल नहीं होता क्लियरली, इसलिए नॉन एंड्रिया में रखे थे। जैसे कि एल्गी था, फंजाई था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था। ये एक छोटा सा ट्राई था क्लासिफिकेशन के लिए, प्लांट के लिए, ये इसका कार्लोस लिनियस का। तो कार्लोस लिनियस के यहाँ देख लेते, देखिए पहला प्रैक्टिकल था, दूसरा आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल कार्लोस लिनियस ने ट्राई किया था, और दूसरा काम क्या किए थे, टू जीनो क्लासिफिकेशन भी किए थे, और एक काम क्या किए थे याद है आपको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी किए थे ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और एक काम किए थे क्या, सिस्टमैटिक्स, बहुत सारा काम किए थे। हम लिस्ट बना देंगे कार्लोस लिनियस का क्या क्या काम किए थे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा तो फंस जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या किए थे, एक और डिवाइड किए थे, दैट इज 24 क्लासेस में डिवाइड किए थे प्लांट्स को, ठीक है। 24 क्लासेस में डिवाइड किए थे, इतना याद रखिए, 24 क्लासेस में डिवाइड किए थे। और एक बुक था, उस बुक का नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम। और ये सेम बुक बेंथम एंड हुकर भी बनाए थे, उसका भी नाम वही था, जेनेरा प्लांटेरम। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको याद करना है, इसको याद नहीं करना है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका जिक्र एनसीईआरटी में है तो उसको पूछेगा। थर्ड क्या था ट्राई किया करने का, थर्ड क्या था, थर्ड क्या था, देखिए थर्ड क्या था, थर्ड था आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। थर्ड क्या था, थर्ड था नेचुरल, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल से थोड़ा अच्छा था, ये आर्टिफिशियल से थोड़ा अच्छा था। पहला रीजन क्यों अच्छा था, देखिए पहले इसलिए अच्छा था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया जाता था। ऐसा नहीं कि 2-3 को लेंगे, 4-5 को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, नहीं, जितना भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सबको कंसिडर किया जाता था, ठीक है। स्टेमन, रूट, लीफ सबको कंसिडर करते थे। और दूसरी खास बात क्या थी कि इसमें रिप्रोडक्टिव को ज्यादा, मोर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज देते थे। देखिए यहाँ पे क्या था, आर्टिफिशियल में क्या था, इक्वल वेटेज दिया जाता था दोनों को, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव को। लेकिन नेचुरल में क्या था, रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज मिलता था, रिप्रोडक्टिव को मोर वेटेज। और दूसरा बात क्या था इसमें, खास बात क्या था, खास बात यह था कि इसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल लेते थे, कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेते थे, ठीक है, कॉन्सिडर्ड। ये दो खास बात था। और खास बात ये वाला खास बात था, इसी के लिए इस पे काम किए थे दो साइंटिस्ट, ठीक है। ये खास बात है, इसलिए इसमें बेंथम एंड हुकर, ये दोनों इंग्लैंड का आदमी थे, दोनों जिगरी दोस्त था, इनफैक्ट भाई था। इसका नाम था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर।
दोनों ने क्या किया था, इंडिया में भी आया था, हर जगह घूमा था, दोनों ने मिलकर प्लांट पे बहुत सारा रिसर्च किया एंड उन्होंने प्लांट को अच्छा खासा डिफाइन किए, प्लांट को बहुत अच्छा से क्लासीफाई किए एंड थोड़ा थोड़ा फाइलोजेनी भी कोशिश किए थे करने का, लेकिन फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर पाए। तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला नेचुरल है इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट नेचुरल भी इंपॉर्टेंट है एंड आर्टिफिशियल भी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जॉर्ज बेंथम एंड हुकर को देखते हैं। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी क्या बोला है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है। क्यों? बिकॉज इट रिप्रेजेंट द नेचुरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, दैट इज इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। आपस में इंटर रिलेशनशिप को बताता था, साथ में ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेता था, रिप्रोडक्टिव में मोर वेटेज मिलता था, इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट था नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन कौन किए थे? सबसे पहला जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किए थे वो बेंथम एंड हुकर किए थे, लेकिन ये क्या था, ये नॉन फाइलोजेनेटिक था। ये क्या था? नॉन फाइलोजेनेटिक था। क्या था? ये था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर वाला क्लासिफिकेशन क्या था, देखिए, नॉन फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए नॉन। अगर फॉलो करेगा तो फाइलोजेनेटिक होगा। तो बेंथम एंड हुकर का नॉन फाइलोजेनेटिक था। क्यों था? क्यों नॉन फाइलोजेनेटिक था? क्या ऐसे गलती कर दी है? मेहनत तो बहुत किए थे, मेहनत तो बहुत किए थे। देखिए क्या खराबी था उसमें। ठीक है, फाइलोजेनेटिक मतलब जो कि क्लाइडोग्राम मतलब फॉलो करेगा फैमिली को, मतलब फैमिली ट्री को फॉलो करेगा, वो आपको पता है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, पहले जिम्नोस्पर्म आया, फाइलोजेनी अगर फॉलो करता तो जिम्नो होता, फिर डाइकोट होता, फिर मोनोकॉट होता। फिर से बता रहा है, अगर एक्चुअली क्या होता, जिम्नो होता, फिर डाइकोट होता, फिर मोनोकॉट होता, यही होता ना। मोनोकॉट ज़्यादा एडवांस होता है। ठीक है, लेकिन बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, उन्होंने थोड़ा गलती कर दिया। पहले डाइकोट रख दिए, फिर जिम्नो रख दिए, फिर मोनो रख दिए, और उन्होंने 202 डिफरेंट क्लास को डिफाइन किए थे, 202 तरह का। और एक बुक प्रिंट किया था जिसका नाम देखिए यहाँ पर फिर से जेनेरा प्लांटरम नाम है, कैरोलस लिनियस भी जेनेरा प्लांटरम, जिसने 24 क्लासेस में डिवाइड किया था प्लांट को, 24 क्लासेस में, एंड ये वाला बुक में प्रिंट किए थे। तो हमको ज़्यादा ये वाला एक बुक था, एंड ये इन्होंने बेंथम एंड हुकर, इन्होंने भी एक ही बुक निकाला, जेनेरा प्लांटरम, जेनेरा प्लांटेरम। तो अगर ज़्यादा चांस अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको बेंथम एंड हुकर से ही आएगा इस पार्ट में, जेनेरा प्लांटेरम, क्योंकि कार्लोस लिनियस को और भी बहुत सारा बुक है तो उसमें से पूछेगा। तो ये वाला एक बेचारा एक बेंथम एंड हुकर को दे देते हैं ना। तो जेनेरा प्लांटेरम स्पेशली बेंथम एंड हुकर के लिए याद करना है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद 202 डिफरेंट क्लास को डिफाइन किए। ठीक है, और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ही वेटेज ज़्यादा दे रहे थे, इसलिए क्या किए, ये सीडेड प्लांट जो कि था, जिसका नाम दिया है स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, और क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल पहले जिम्नो आया, फिर डाइकोट, फिर मोनोकॉट, ये मोर एडवांस है, ये एडवांस है। लेकिन बेंथम एंड हुकर ने क्या कर दिया, बेंथम एंड हुकर सब कुछ अच्छा था, बस उसको अरेंज कर देते ना अगर थोड़ा सा, तो बहुत बड़ा, मतलब अभी भी नाम है वैसे इंग्लैंड में, जो क्यू में जो बॉटेनिकल गार्डन है इसी के नाम पे है, यही है उनका मेन फाउंडर। लेकिन अगर थोड़ा फाइलोजेनी फॉलो कर लेते तो मजा आ जाता, पर उन्होंने गलती क्या कर दिया, पहले डाइकोट कर दिया, फिर जिम्नो, फिर मोनो। डाइकोट पहला, फिर जिम्नो, फिर मोनो, बस यहीं पर हो गया गलती, यहीं पे हो गया गलती, यहीं पे हो गया गलती। ठीक है, तो 202 था, ये कितना था, ये इन्होंने क्या किया था, 202, टोटल कितना था, टोटल था, टोटल था 202, टोटल था 202, 165, 165 डाइकोट था, 3 जिम्नो था, एंड 34 मोनो था। 165 डाइकोट था, 3 तो जिम्नो था, एंड 4 तो मोनो था। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मानिए अगर मोनोकोट हो या डाइकोट हो, दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है मतलब कि उसमें फ्लावर होगा, फ्रूट होगा। तो आपका ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रूट वाला कितना टो था, तो कितना, 65 + 34 99। ओवेरी वाला कितना टो था, सेम होगा 99। ठीक है,
रियल फ्लावर कितना में था, क्योंकि अगर फ्लावर होगा तो एनजीओ होगा, तो रियल फ्लावर एनजीओ होगा, तो रियल फ्लावर भी आपका 99, सॉरी 199, 199, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मानिए कि अगर बोलेगा विदाउट ओवेरी, ओवेरी किस में नहीं बनेगा, जिम्नो में नहीं बन रहा था, ठीक है, विदाउट ओवेरी जिम्नो में नहीं बन रहा था, कितना 3 है, तो इस तरह का पूछेगा, ठीक है, ओके। तो ये फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर पाया था, इसलिए बस फेल हो गया था। बस अगर यहाँ पर ऐसे करते ना कि देखिए जिम्नो डाइकॉट मोनोकॉट होता, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डाइकॉट मोनोकॉट बीच में जिम्नो, अगर जिम्नो को उठा के इधर डाल देते ना 3 तो बहुत बड़ा मतलब इनाम मिलता, मजा आ जाता, बट थोड़ा गलती होता है, इंसान से गलती होता है, ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन कैसा था, एक तो नेचुरल था जो कि नॉन फाइलोजेनेटिक, और एक नेचुरल था जो फाइलोजेनेटिक था, ठीक है, फाइलोजेनेटिक था। एंड ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब कोई अगर एक टैक्सा में ही बिलोंग कर रहा है, किसी एक सेम टैक्सा का है, तो पक्का है कि उसका एंसेस्टर कॉमन ही होगा, एंसेस्टर क्या होगा, कॉमन ही होगा। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, फिर से बोलिए, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, फिर से बोलिए, organisms belonging to same taxa have common ancestor, फिर से बोलिए, organisms belonging to same taxa have common ancestor, फिर से बोलिए, organism belonging to same taxa have common ancestor। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 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 यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम याद करवाएंगे, याद करवाने का काम मेरा है, याद करवाने का काम मेरा है, ठीक है, ओके। एक छोटी सी बात, जो फाइलोजेनी फाइलोजेनी बार बार बोल रहे हैं, उसका टर्म कौन दिए थे, लैमार्क दिए थे, LAMARC के लैमार्क। जो टर्म फाइलोजेनी फाइलोजेनी बार बार बोल रहे हैं, ये टर्म कौन दिए थे, लैमार्क दिए थे। ये सारा कुछ हम लोग 12th क्लास का जब चैप्टर, ये एनसीईआरटी में ही है, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी में ही है। टर्म फाइलोजेनी कौन दिए थे, लैमार्क दिए थे। ये 12th क्लास का इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, वहां देखने को मिलेगा, लैमार्कनिज्म पढ़े थे ना, वहां पर देखने को मिलेगा। चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन फाइलोजेनी किए थे, एंड एक बार बाद एक बुक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें फाइलोजेनी का अच्छा से चार्ल्स डार्विन एक्सप्लेन किए थे। ये भी कहाँ देखने को मिलेगा, 12th क्लास में इवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है, ओके। बुक का प्रिंट कब हुआ था, 1859 में, बुक प्रिंट कब हुआ था, 1859 में। अभी कुछ डेट्स हम याद करवा देंगे, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके। अब एक आखिरी बार क्लासिफिकेशन हुआ, दैट इज द नेचुरल के बाद 4th नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, फेनेटिक न्यूमेरिकल, ठीक है। एडासोनिया नाम देखिए, इसको फेनेटिक भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है। फेनेटिक बोलो, न्यूमेरिकल बोलो, एडासोनिया बोलो, या टैक्सोनॉमिक टैक्सीमेट्रिक क्लासिफिकेशन बोलो, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। तो लास्ट नंबर लिख लेते हैं। 4 टाइप देखिए, पहला टाइप क्या था, प्रैक्टिकल, दूसरा आर्टिफिशियल जो कि कार्लोस लिनियस ने दिया था, इसको क्लासिफिकेशन किए थे 24 क्लासेस में। एक बुक भी प्रिंट हुआ था जिसका नाम है पैनेरा जेनेरा प्लांटरम। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन, ये बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन को ज्यादा वेटेज दिया जाता था, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को। दूसरी क्या बात है, इसमें सबको ऑल कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल को लिया जाता था। ट्राई कौन किए थे, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने किया था, जो कि फाइलोजेनेटिक नहीं था। उसके बाद एक आया नेचुरल जो कि फाइलोजेनेटिक भी था। एक छोटा सा ट्राई भी किए थे, आइसलर बोल के, हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, ओके। फिर इसमें एक बात एनसीईआरटी का क्या था कि इक्वल कैरेक्टर शेयर्ड बाय द सेम टैक्स, अगर बिलोंगिंग करता है तो इक्वल कैरेक्टर शेयर करेगा, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्स हैव इक्वल, ये कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, ओके। ये हो गया, इन्होंने एक बुक निकाला था जिसका नाम था जेनेरा प्लांटरम। अब यहाँ पे देखते हैं, और देखिए कार्लोस लिनियस जो था, इसका और बुक भी था, स्पेसिस प्लांटरम था, ठीक है, स्पेसिस प्लांटरम था, सिस्टम एंड नेचुरा था, वो हम अभी बताएंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, जिसका नाम क्या क्या दिया है, देखो, जिसका नाम है एक्टोफेनेटिक, PHENETIC, फेनेटिक बोले, या तो न्यूमेरिकल बोलो, NUMERICAL, या तो न्यूमेरिकल बोलो, या तो क्या बोलो, ADASONI है। एडासोनिया बोलो, या तो क्या बोलो, टैक्सी, TAX, टैक्सीमेट्रिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, इतना कुछ नाम था। इसका खास बात क्या था, देखिए, पहला, ये वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन को दोनों को इक्वल वेटेज देता था, जैसे आर्टिफिशियल में था, ठीक है। दूसरा, इसके क्या होता था, कंप्यूटर में काफी सारा, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक 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 स्पीसीज के एक एक कैरेक्टर के लिए कोड बनाया जाता था। नंबर ऑफ कोड असाइंड फॉर कैरेक्टर्स, हर कैरेक्टर के लिए कोड असाइन कर दिया जाता था। मानिए कि सपोज इसका मेरा बाल करली है, तो मेरा कोड 1 होगा, और कोड एक दे देता था, ठीक है। एक फैमिली ट्री बनाया जाता है, यानी कि फैमिली ट्री मतलब फाइलोजेनी को फॉलो कर रहा है। फैमिली ट्री इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डेंड्रोग्राम बोलते थे। यही थोड़ा सा बात था,
तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन होते होते कैसे आया, ठीक है। और उसके बाद जा करके ये 5 क्लासिफिकेशन कैसे बना, ठीक है। 5 क्लासिफिकेशन कैसे बना। अब हम कुछ चीज बताएंगे जो कि आपको लिखना है अच्छा से, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। आपको वो साइंटिस्ट का नाम मेरे साथ रट्टा मारना है। क्या करना है? रट्टा मार 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 रट्टा मार, रट्टा मार 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 रट्टा मार, रट्टा मारना है, ठीक है। चलो रट्टा मारना चालू करें, करे चालू, करे चालू, कर दे चालू, चालू कर दे, चालू कर दे, करना तो पड़ेगा ही। चलो चालू करते हैं, ठीक है। देखो नंबर 1, जैसे जैसे बोलते जा रहे वैसे वैसे मेरे साथ याद करते जाओ। देखो सबसे पहले नंबर 1 था APD, एपी दे कैंडोले। इन्होंने क्या क्या महान काम किया था? सबसे पहला वर्ड टैक्सोनॉमी, अभी जो टैक्सोनॉमी पढ़ के आए थे ना, उन्होंने वो टैक्सोनॉमी यूज किया, ठीक है। इन्होंने एक बुक प्रिंट किया दैट इज थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री दे बोटानिक, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 2 नंबर एरिस्टोटल। तुमको पता है कि हम एरिस्टोटल क्या क्या महान महान काम किए थे? एरिस्टोटल का काम, एरिस्टोटल का काम क्या क्या था? एरिस्टोटल का काम क्या क्या था? एरिस्टोटल का काम सबसे पहला प्लांट को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स ये डिवाइड किए थे। दूसरा एनिमल को एनाइमा, ए नाइमा। ए मतलब नहीं है, नॉट, आरबीसी, इसमें हैव, आरबीसी। समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट थियोप्रेस्टस, THEOPRASTUS, थियोप्रेस्टस। इसको 2 चीज, एक तो बाप बोलते हैं इसको, मतलब बाइनियल एनुअल पेरेनियल। बाइनियल एनुअल पेरेनियल, बाइनियल प्लांट मतलब जो सीजन में 2 बार हो, एनुअल प्लांट साल में 1 ही बार हो, मतलब उसका लाइफ में 1 ही बार कोई सीजन आए, एंड पेरेनियल मतलब सालों साल चला जाए, ठीक है। बाइनियल एनुअल पेरेनियल किए थे, बाप बोलते हैं। और दूसरा क्या किए थे? एरिस्टोटल को चोरी किए थे। क्या किए थे? प्लांट को और एक पार्ट में बांटे थे, दैट इज वही वाला ट्रीज, श्रब्स, और एक नया कैटेगरी अंडर श्रब्स, और एक लास्ट हर्ब्स हो गया। एक और खास बात है कि एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ दोनों जूलॉजी एंड बोटानी, लेकिन थियोप्रेस्टस को सिर्फ बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। राइटिंग थोड़ा खराब है यार, मैनेज कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कैरोलस लिनियस को। इसको जो भी चीज बोलेंगे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लेने का है, दिमाग में बैठा लेने का है। CARO, कैरोलस लिनस, सुनते जाइए, जो जो बोल रहे हो समझते जाइए। सबसे पहला हम लोग उधर पढ़ के आए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, पहला। दूसरा सिस्टमैटिक्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, सिस्टमैटिक हो गया। फिर टू किंगडम में प्लांट एंड एनिमल। अब नेक्स्ट है बुक निकाले थे, जो प्लांट के लिए था वो बुक था स्पीसीज प्लांटरम, स्पीसीज प्लांटरम, स्पीसीज प्लांटरम बुक था, स्पीसीज प्लांटरम, ठीक है। और एनिमल के लिए जो बुक था सिस्टमा नेचुरे। ये बुक दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो प्लांट का लिए था वो फर्स्ट में
1753 को आया था, फर्स्ट में 1753। और ये जो दूसरा बुक आया था एनिमल के लिए, ये था 1 अगस्त 1758, 5 साल बाद आया था। एनिमल से पहले अगर निपटेंगे, लड़ेंगे, एनिमल का बीच में ज़्यादा जाके हम डिफाइन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एनिमल खतरनाक होता है। इसलिए क्या किए कार्लोस लिनियस, पहले जाके प्लांट के साथ भिड़ गए। प्लांट तो काटने का आएगा नहीं, प्लांट को पहले अच्छे से क्लासीफाई कर लिए, फिर एनिमल का किए 5 साल बाद। समझ में आया? अरे जिंदगी जिएंगे तब ना एनिमल का करेंगे। देखिए एनिमल करने के बाद कुछ किए नहीं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना कुछ कुछ बात जो कि एग्जाम में आपका काम आएगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी था ना। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ से कैसे फंसाएगा देखो, स्पीसीज प्लांटरम वाला में फंस जाएंगे, याद नहीं रहता बुक का नाम। तो दो बुक था, स्पीसीज प्लांटरम एंड सिस्टम नेचुरल एनिमल के लिए, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है। जेनरा प्लांटरम नाम का भी एक बुक था जिसका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो किए थे, ये वाला जेनरा प्लांटरम में किए थे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस में किए थे? जेनरा प्लांटरम में। ठीक है, यहाँ पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले जनरल प्लांटरम में, ये 3 बुक था। ठीक है, 24 क्लास में डिवाइड किए थे, वो सब है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया कार्लोस लिनियस के बाद, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, ओके। तो कितना हो गया? 4। 5 नंबर में याद रखिए थोड़ा सा जूलियन हक्सली को। ये कुछ नहीं किए थे, न्यू सिस्टमैटिक्स किए थे। याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है मतलब तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। एरिस्टोटल हो गया। नेक्स्ट आता है 6 नंबर में बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। इसका तो आपको पता ही है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन किए थे। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है, और एक बुक प्रिंट किए थे, उसका भी नाम क्या था? सेम जैसा इसी का जैसा, जेनरा प्लांटरम। ठीक है, इसमें हमको पता क्या था, पहले डाइकोट कर दिए, फिर जिम्नो कर दिए, फिर मोनोकोट कर दिए, जो कि गलत हो गया। 202 क्लास में किए थे। समझ में आ गया? ओके। तो उसके बाद 7 नंबर में देखते हैं। तो देखिए ये तो नॉन फाइलोजेनेटिक था, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर फेल क्यों हो गया? नॉन फाइलोजेनेटिक था। उसके बाद थोड़ा सा कोशिश किया गया फाइलोजेनेटिक टाइप करने के लिए, वो कौन थे? ई डब्ल्यू आइसलर था। ठीक है, लिटिल फाइलोजेनेटिक, लिटिल फाइलोजेनेटिक, लिटिल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कोशिश किए थे। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ थियोप्रास्टस में, थियोप्रास्टस का भी एक बुक था हिस्टोरिया प्लांटरम नाम का। थियोप्रास्टस का ये जो बुक था ना, जिसमें ये चीज़ बताया था, इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो आपका ज़्यादा इसको याद रखना है, ये वाला बात, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर का। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर हम एक और बात आपको इंपॉर्टेंट क्या बताए थे, यहाँ पर लिख दे रहे लैमार्क। लैमार्क वाला बात बताया था कि फाइलोजेनेटिक वाला बात याद रखना है। ठीक है, पर पोस्ट फाइलोजेनी, ठीक है, फाइलोजेनी बताए थे। ट्राइनोमियल सिस्टम एनिमल के लिए भी लाए थे, उसको याद नहीं रखना। फाइलोजेनी को प्रपोज किए थे, उसको एक्सप्लेन किया कौन था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन क्या किए थे? एक्सप्लेन किए थे अपना उस फाइलोजेनी को एक बुक में, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन फाइलोजेनी। और एक बुक का नाम था क्या? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये बुक कब आया था? 1859 में आया था। 1859 में आया था।
ठीक है। और एक बात लिख देते हैं लास्ट में, जॉन रे। देखिए, जॉन रे जो था वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसी स्पीसीज का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? जॉन रे उसका कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। और एक बुक लाए थे, हिस्टोरिया जेनेरल प्लांटेरम, बुक का नाम था हिस्टोरिया जेनेरालिस प्लांटेरम। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन इसको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? अर्नेस्ट मायर, जो फाइनली हम लोग पहला ही यूनिट में पहला ही चैप्टर पढ़े। अर्नेस्ट मायर ये क्या दिए थे? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं। एपी डे कैंडोले व्हाट टैक्सोनॉमी दिए थे? अरिस्टोटल ने प्लांट को 3 भाग में बांटा था, ट्रीज श्रब्स हर्ब्स में, एनिमल को इनेमिया एंड एनीमिया, ठीक है। थियोप्रेस्टस क्या किए थे? ये बाप थे बाइनियल एनुअल पेरेनियल का, एंड प्लांट को एक चौथा हिस्सा में बांट दिए थे, श्रब्स का जगह में अंडर श्रब्स भी कर दिए थे, 4 हो गया था। एक बुक भी आया था हिस्टोरिया प्लांटरम नाम का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्लोस लिनियस है, वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का पॉइंट ऑफ व्यू से, याद करना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हुए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए, उसका सिस्टमैटिक्स दिए, उसके बाद 2 क्लासिफिकेशन में प्लांट एनिमल को डिवाइड किए, प्लांट को एक बुक में रखे स्पीसीज प्लांटरम में, जो कि बुक कब आया था? फर्स्ट में 1753 को आया था। उसके बाद एक बुक एनिमल वाला एक बुक था सिस्टम एंड नेचर, वो कब आया है? 1 अगस्त 1758 में आया। प्लांट से लिपट लिया, उसके बाद एनिमल में घुसा। उसके बाद जूलियस हक्सले ने दिया था न्यू सिस्टमैटिक, ठीक है। जॉर्ज बेंथम एंड हुकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन था नेचुरल क्लासिफिकेशन था, नॉन फाइलोजेनेटिक था, 202 क्लास में डिवाइड किए थे, ठीक है। क्या क्या था? सबसे पहला डाइकोट, फिर बीच में जिम्नो, उसके बाद मोनोकॉट, इसलिए ये नॉन फाइलोजेनेटिक था। ईडब्ल्यू आइसलर था, थोड़ा थोड़ा एक कोशिश किए थे फाइलोजेनिक करने का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला बात वेरी इंपॉर्टेंट है, लैमार्क फाइलोजेनी बताए थे। चार्ल्स डार्विन उसको एक्सप्लेन किए थे अपना बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। जॉन रे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिए थे, बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटरम, जेनरलाइसिस प्लांटरम। अर्नेस्ट मेयर उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिए थे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट, अब तक का कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए बता ही देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला हम लोग देखें 1753 में स्पीसीज प्लांटरम बुक आया, जो कि कार्लोस लिनियस ने दिया था। उसके बाद 1 अगस्त 1758 को आया सिस्टमा नेचुरा, जो कि कार्लोस लिनियस ने ही दिया था, एनिमल के लिए थैला, ठीक है। 1857 में एक बुक आया था चार्ल्स डार्विन का, जिसमें नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। उसका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विकेटर ने वो कब दिया था? दैट इज 1969। फिर से बोलिए 969 1969, 969 1969, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीबीएन जो था ये बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर वो 1961 में आया, एंड जूलॉजी वाला 1964 में आया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया है ओवरऑल दोनों चैप्टर का। अब हम एक बार एनसीईआरटी से रीड कर देते हैं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। चलो अब आपको समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना नोट्स निकालते हैं, कॉपी वाला, जो कि आपको एनसीईआरटी वाला नोट्स है खाली, तो आपको लगेगा आप एक्स्ट्रा पढ़ा दी, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, आपको अब समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला देखिए, स्टार्ट सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन मतलब जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट होता गया, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करने के लिए काफी सारे अटेम्प्ट किया गया। इट वाज डन इंडिस्टिंक्टली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ नीड ऑफ यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज। तो इसको जब क्लासिफिकेशन कर रहा था उस टाइम कोई पर्टिकुलरली क्राइटेरिया नहीं था कि ऐसे ही डिवाइड करना है, क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, रैंडमली अपना जैसे यूज है उस यूज से डिवीजन हो जाता था। तो इसलिए पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा है? यूज के बेसिस में पढ़ा है, लिखा है ना, याद कीजिए, पहला क्लासिफिकेशन यूज था,
मेरे साथ बोलते रहो, याद हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाए तो याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। यूज, उसके बाद दूसरा क्या था, उसका पहली बार क्या हुआ, एरिस्टोटल आया। देखिए एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने का कोशिश कौन किया, एरिस्टोटल ने किया, ठीक है। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। बार बार बोले, एरिस्टोटल ने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स को क्लासिफाई किए यूजिंग सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिए थे, ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल, जिसके पास रेड ब्लड सेल है उसको क्या बोलते हैं, इनएमिया बोलते हैं, एंड दोज डिड नॉट, जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, एनाइमा बोलते हैं। इतना दूर समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पैरा, इन लीनियस time, a two kingdom system of classification with plantae and animalia kingdom was developed that included all plants and animals respectively। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्योस लिनियस के दौरान हुआ, उसके टाइम पे वो किए। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब हम पहले ही बोल दिए कि प्लांट एंड एनिमल में जब डिवीजन कर दिए तो क्या प्रोकैरियोटिक क्या यूकैरियोटिक, कोई प्रो यू को फॉलो नहीं कर। बाद में ना 5 किंगडम आया जिसमें कि प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में डाल दिया है, बाद में आया, पहला नहीं था। पहला सबको प्लांट एनिमल में डाल दिया था, कुछ चीज से मतलब नहीं है कौन प्रो है कौन यू है, कौन यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। दूसरा पॉइंट, कोई मतलब नहीं है। पहला पॉइंट, यू है या प्रो है कोई मतलब नहीं है, सबको कॉमन ग्रुप में डाल कर रखे हुए है। मल्टीसेलुलर है कि यूनिसेलुलर है उससे भी कोई मतलब नहीं है, सबको कॉमन ग्रुप में डाल के रखे हैं। एक 1 नंबर ये देखिए, 2 नंबर, ठीक है। कौन फोटोसिंथेटिक ग्रीन है या नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंजाई, सबको एक ही ग्रुप में डाला हुआ प्लांट में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस तरह का क्लासिफिकेशन बड़ा बेहियात क्लासिफिकेशन होता था, कोई बुनियाद नहीं था क्लासिफिकेशन का। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल आइदर इन द ग्रुप। ये करना तो इजी था, सिंपल है कि कर लो इजी, गर्ल्स बॉयज को अलग कर दो, करना तो इजी है, प्लांट एनिमल को अलग कर दो, करना तो इजी था बोल के कर दिया। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे था जो ना तो प्लांट को करते थे ना तो एनिमल को करते थे, जैसे कि बीच का जो जेंडर होता है तो वो ना तो गर्ल है ना तो बॉय है, तो उसको कहाँ का कैटेगरी में डाले, कैसे डाले, तो उसके लिए एक बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ कहाँ छुप जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट वाज फाउंड इनएडिक्वेट। उसके बाद जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज तो करते गए बहुत समय के लिए, लेकिन फिर बाद में वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा गया, तो बंद करो यार टू किंगडम क्लासिफिकेशन, नया लाओ नया लाओ। बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for include other characters। तो पहले ग्रॉस मॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ कैरेक्टर लेता था, फिर उसको समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं लेने से नहीं होगा, सब कैरेक्टर को लेना होगा और भी बहुत सारे कैरेक्टर को ऐड करना होगा। लाइक सेल स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करना होगा, ठीक है। नेचर ऑफ वॉल को कंसिडर करना होगा कि सेल वॉल का नेचर कैसा है, जैसे बाद में पता चला काइटिन है, बुल का अलग कर दिया फंजाई में, ठीक है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, या खुद खाना बनाता है, ऑटोट्रॉप है या हेटरोट्रॉप है, किसी का चोरी करता है, ठीक है। हैबिटेट कहाँ रहता है भाई, जमीन में रहता है, पानी में रहता है, गड्ढा में रहता है, कहाँ रहता है, हैबिटेट को भी देखना पड़ा। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल करता है, सेक्सुअल करता है, अगर सेक्सुअल करता है तो कैसे करता है, तो बहुत सारे को देखना पड़ता है। उसके बाद इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना पड़ा कि भाई कैसे इवोल्यूशन हुआ, पहले तुम आया कि पहले हम आए, ये सब को देख के एक क्राइटेरिया होता है, जब उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, etc. Classification system of the living organisms have once undergone several changes over the time। तो इसलिए क्या हुआ, समय समय जैसे जैसे क्राइटेरिया बदलता गया तो नया नया क्लासिफिकेशन होता गया एंड नया नया किंगडम बनता गया, ठीक है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन जो भी डिफरेंट सिस्टम होता गया, देखिए जो जब भी पढ़े, 2 किंगडम में भी प्लांट एनिमल था, 3 में भी प्लांट एनिमल था, 4th में भी प्लांट एनिमल था, 5 किंगडम में भी प्लांट एनिमल है ना। तो भले ही बढ़ता गया अलग अलग किंगडम आता गया, लेकिन प्लांट एनिमल तो है, उसके अलावा उसमें से किसी किसी को निकाल के अलग किंगडम बना दिया, लेकिन प्लांट एनिमल तो है ही है, ठीक है। The undertaking of what groups organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists। अलग अलग साइंटिस्ट आता गया, अलग अलग साइंटिस्ट का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता गया, अलग अलग सोचता गया, उस हिसाब से अलग अलग किंगडम बनता गया। जो खतरनाक साइंटिस्ट था दैट इज आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। तो देखते हैं, आर.एच. व्हिटेकर प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर ही दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज कर ही दिया। आर.एच. व्हिटेकर, याद रखना, आर.एच. व्हिटेकर 1969 9 6 9, फिर से बोलो आर.एच. व्हिटेकर
आर एच विटाकर 1969, आर एच विटाकर 969, आर एच विटाकर 969, आर एच विटाकर 969 proposed 5 kingdom classification. The kingdom डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड एज, उसका किंगडम का क्या क्या था देखिए, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एल्गी, सॉरी एनिमेलिया प्लांटी एल्गी, ठीक है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, देखो मोनेरा दिख रहा है, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, दिखो, हाँ देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, अच्छा जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो देखिए सब अपना अपना क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन किए। अब क्योंकि हम आर एच विटेकर का पढ़ रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या था वो भी तो जानना पड़ेगा ना, किस क्राइटेरिया में 5 बना दिया, किस क्राइटेरिया में तुमने ये कर दिया, किस हक में तूने ये कर दिया, तो होता ना, तो इसके लिए भी किस क्राइटेरिया में, आपके पास क्या क्राइटेरिया था जो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, तो वो क्राइटेरिया क्या क्या था उससे क्वेश्चन पूछेगा, नीट में डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया में किया, तो आपको वो क्राइटेरिया बोलना होगा। पहला था कि सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ देखिए, ये देखिए सेल टाइप, वो कैसा टाइप है, प्रो टाइप है कि यू टाइप है, सेल वॉल, उसका सेल वॉल कैसा है, ये सारा सेल स्ट्रक्चर का अंडर ही आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा है उसका, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, जैसे कि मोनेरा में एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा। तो ये 3 तो जो हो गया, ये जो 3 हो गया, सेल टाइप, सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये किसका अंडर में आ रहा है, किसका अंडर में आ रहा है, बोलो 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 ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, ये किसका अंडर में आ रहा है, ये आ रहा है सेल स्ट्रक्चर, ये सेल स्ट्रक्चर के अंडर में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक सेलुलर का है कि सेलुलर है, देखिए सेलुलर है ये, तो ये सेलुलर बोलो, ये भी सेलुलर है, यूनिसेलुलर, लेकिन ये क्या है, प्रोकार्योटिक, मोनेरा प्रोकार्योटिक, प्रोटिस्टा यूकार्योटिक, ठीक है। फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, प्लांटी टिश्यू ऑर्गेन है, एंड ये ऑर्गेन सिस्टम तक भी है, समझ में आ रहा ना। तो नेक्स्ट हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, थर्ड क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद का खाना बनाता है ऑटोट्रॉप, नहीं बनाता है हेटरोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप होता है डेड ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है, तो सेप्रोट्रॉपिक है। तो नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 3 तो था। चौथा क्या कर दिया, रिप्रोडक्शन को भी कंसिडर किया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है टेबल में लेकिन होगा, रिप्रोडक्शन होगा एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी फॉलो कर रहा था। पूछेगा क्या आर एच विटाकर का जो टेबल है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या वो फाइलोजेनिक को फॉलो करता है, आपको बोलना पड़ेगा जी हाँ करता है, फाइलोजेनी फॉलो करता है, हाँ करता है, क्योंकि देखिए बेंथम हुकर के टाइम में नेचुरल क्लासिफिकेशन आ चुका था, फाइलोजेनी का कोशिश कर रहे थे, हालांकि बेंथम हुकर फेल हो गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फाइलोजेनी चला, किए, ईडब्ल्यू आइसलर किए, एंड सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किए थे ओसवाल्ड टिप्पो, नाम नहीं पूछेगा लेकिन याद रखना, ओसवाल्ड टिप्पो किए थे। तो उसके बाद आर एच विटेकर ने बोला चलो ठीक है फिर हम भी कर देते हैं, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया जिसमें फाइलोजेनी था, ठीक है। एंड इकोलॉजिकल रोल भी होगा, दूसरा क्या था, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए, क्या बताइए, अरे वही बताइए ना, अरे क्या बताइए, अरे आर एच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, हाँ किया था, तो क्या क्या क्राइटेरिया में किया था, तो क्या क्राइटेरिया था याद कीजिए। सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर था, जिसके अंडर सेल वॉल आ जाता है, सेल टाइप आ जाता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, सिंगल सेल का है या मल्टी सेल का है या ग्रुप ऑफ सेल का है, ठीक है। नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन करता है, अपना खाना बनाता है कि दूसरा को चोरी करता है, ठीक है। फिर उसका क्या था, रिप्रोडक्शन था, कैसा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, क्या करता है, नहीं रिप्रोडक्शन तो करता है, तो कैसा करता है, अरे सर करता है जैसे करना, कैसा सर, एसेक्सुअल स्पोर बनाता है, अच्छा, और सर वो फ्रेगमेंटेशन वगैरह से बडिंग वडिंग से भी होता है, और सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, कैसा करता है सर, जैसा होता है, ठीक है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी कैसा फाइलोजेनी, अरे सर रिलेशनशिप फॉलो करता है, एक के बाद एक के बाद एक, अच्छा करता है, ठीक है। इकोलॉजिकल रोल क्या है, अरे प्रोड्यूसर से है कि डिकम्पोजर है, कंज्यूमर, तो ये सारा कुछ है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्राइटेरिया पूछेगा क्वेश्चन में, समझ में आया, ओके चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हम बता दिया, देखिए यहाँ पर जिक्र है, द 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रोपोज्ड, ठीक है, दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, दैट इज आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया में किया थे, ठीक है। रिमेनिंग लिविंग द रिमेनिंग यूकारियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू विल लर्न अबाउट इट इन द हायर क्लास। अभी नहीं पढ़ना है 6 किंगडम, इसलिए हायर क्लास, इसलिए हम पढ़ाई भी नहीं जाता, बस बता दिए कि मोनेरा को डिवाइड कर दिया, यूबैक्टीरिया को 3rd डोमेन में डाल दिया, सेकंड में आर्केबैक्टीरिया को डाला, ठीक है।
एंड ये थ्री डोमेन सिस्टम कौन दिया था? थ्री डोमेन सिस्टम कौन दिया था? कार्ल वूज। लिख दे का, देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखो देखो देखो, कार्ल, CARL, कार्ल वूस्ट, WOES, कार्ल वूज लिख दे रहे हैं, CARL, कार्ल, WOES, कार्ल वूज, जिसमें क्या था, यूकारियोटिक को सेकंड डोमेन में डाले थे, ऐसे लिख देते हैं। देखिए सेकंड डोमेन, थर्ड डोमेन यूकारियोटिक, सेकंड डोमेन आर्क बैक्टीरिया, बाकी सब में जितना भी यूकारियोटिक सेल है, यू बैक्टीरिया, कार्योटिक क्या लिख रहे हैं, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, एंड इसमें जितना भी यूकारियोटिक सेल है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अंडर टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडर दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो देखते हैं ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी अभी है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एंड पिछला जमाना में जो भी 2-3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ रहा था, तो उसमें क्या क्या इशू होते हुए आ रहा था, जिसके कारण ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना। पहला देखो, अर्लियर स्टैटिक में क्या था, अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या था, सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। पहले सबको प्लांट के अंडर में रखा था। ये कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पर लिख कर रखे हैं एनसीईआरटी से, यही वाला पैरा का। तो देखिए पहला तो सिर्फ प्लांट एंड एनिमल में था, तो प्लांट में कौन कौन आ जा रहा था, देखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको जो अभी बैक्टीरिया में ही है, फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नो एनजियो, सबको प्लांट में डाल दिया था। बाद में ना बैक्टीरिया को हटा के मोनेरा में कर दिया, ब्लू ग्रीन को भी मोनेरा में कर दिया, फंजाई के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिए, ठीक है, बाद में हुआ ना, लेकिन पहले सारा का सारा किस में था, प्लांटी में था। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, नाउ द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स। तो इसका एक ही क्राइटेरिया था, किस बेसिस में किए थे, हम पहले ही बोल दिया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या देख के हुआ था, उसका क्या था, उसका था कि सेल वॉल देख के। तो इन सारा जो भी प्लांट में था सबका पास सेल वॉल था। हाँ, अब सेल वॉल किसी और चीज का बना हुआ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सेल वॉल है ना, सेल वॉल, तो बस सेल वॉल था तो प्लांट में डाल दिया था। बाद में ना देखा, अरे नहीं नहीं फंजाई का तो काइटिन का सेल वॉल है, हटा 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 इसको, अलग किंगडम बना, तो अलग किंगडम बनाया, ठीक है। फिर कहाँ 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 है वो, कहाँ है ना, नेक्स्ट देखो, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टर्स। इसमें क्या किया, उन सारा ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल दिया, जो अलग अलग कैरेक्टर भी रखता है फिर भी एक ही में डाल दिया, खराबी हुआ, कोई बात नहीं। इट बॉट टुगेदर द प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गाई, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो देखो प्लांट में कितना, देखो बैक्टीरिया को भी रखा है, या फंजाई को भी रखा है, जिम्नो को भी रखा। अब हमको पता है फंजाई जिम्नो वो लोग क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। अब बैक्टीरिया एंड ये ब्लू ग्रीन एल्गी वो लोग क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो दोनों को एक ही साथ डाल दिया, गलत किया ना, गलत किया ना, तो गलत क्या है। सो इट बॉट ब्लू ग्रीन एल्गी, इट बॉट ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक इनटू यूकैरियोटिक, दोनों को एक साथ कर दिया। जब प्लांट एनिमल वाले सिस्टम था तो खराब हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक खराब क्या हो, देखिए, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर। सीधी सी बात है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का एक कर दिया। जैसे देखो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उसको मल्टीसेलुलर फंजाई जिम्नो एंजियो के साथ रख दिया था, तो गलत किया ना। तो ये सब गलत को सुधारा आरएच बीटा करने, ठीक है। कहाँ गया एग्जाम्पल, बोल रहे क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगारा वेर प्लेस टुगेदर। देखो अभी भी है, ठीक है, वेर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। बाद में क्या किया, क्लाइमाइडोमोनास एंड इसको एल्गी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन देखो स्पाइरोगारा एक तरह का यूनिसेलुलर भी है एंड मल्टीसेलुलर भी है, क्योंकि उसका यूनिसेलुलर से बना हुआ है, एंड जब दोनों साथ में रहता है तो स्पाइरोगायरा उसको बोलते हैं। सिंगल सिंगल सेल मिल के स्पाइरोगायरा बना है, यूनो एंड मल्टी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पर उसको मल्टीसेलुलर बोल रहे हैं एंड क्लाइमाइडोमोनास को यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। तो बोलता है कि दोनों को एक कर दिया, तो एक कर दिया तो ठीक है ना, क्या खराब किया। एल्गी में जा करके तो फिर तो एक ही साथ है ना, ग्रीन एल्गी में दोनों है ना एक साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। नाउ दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रोपिक दैट इज फंजाई एंड ऑटोट्रोपिक। सही बात है, प्लांट में तो रखा है, हमको पता है हर सार प्लांट होता है क्या ऑटोट्रोपिक होता है, लेकिन ये देख लो, ये देख लो, फंजाई के साथ प्लांट को रख दिया। फंजाई तो ऑटोट्रोपिक है नहीं, हेटेरोट्रोपिक है, रख दिया प्लांट के साथ, गलत हुआ ना, ठीक है। दो दे ऑल्सो शोड द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल। हालांकि देखो उसको सेल वॉल में तो गलत अलग है। अच्छा चलो, अगर सेल वॉल ही क्राइटेरिया था तो देखा दोनों में सेल वॉल भी एक साथ रख दिया। अब देखो दोनों का सेल वॉल भी अलग है, प्लांट का सेलुलोज का है, फंजाई का काइटिन का है, लेकिन दोनों एक साथ था, कैसे एडजस्ट करता था साथ में दोनों रहकर, सोचो।
फिर क्या हुआ, प्लांट बेचारा मेहनत करके खाना बनाता था, फंजाई खाता रहा, तो गलत था ना, तो गलत तो था। द फंजाई हैड काइटिन इन देयर सेल वॉल व्हाइल द प्लांट हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल। ठीक है, कोई बात नहीं। When such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom, that is kingdom fungi। बहुत अच्छा बात है। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera। अब हम पता जैसे ही मोनेरा बोलेंगे इसका मतलब सारा का सारा प्रोकैरियोटिक कहाँ पर आएगा, मोनेरा में। ठीक है। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, अगर एक सेल का है यूकैरियोटिक है तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया, प्रोटिस्टा। पढ़ लिए, बता दिए। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर। अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन आ गया, देखिए क्लाइमाइडोमोनास, क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन अलगा जो अलगी में प्रेजेंट था, प्रोटिस्टा में आ गया। एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। अब देखो दोनों में सेल वॉल है। ठीक है, विद पैरामोसियम एंड अमोबिया। पैरामोसियम एंड अमोबिया भी प्रोटिस्टा में आता है ना, वेरी गुड। तो यानी कि एक बात याद रखना, प्रोटिस्टा में बोल रहा है क्लाइमाइडोमोनास, कोरेला, क्लोरेला, पैरामोसियम एंड एमोबिया। अब पैरामोसियम एमोबिया में सेल वॉल है नहीं, सेल वॉल है नहीं है बोल के उसको किस में डाल के रखा था, पहले एनिमल में था, अब सेल वॉल है। एंड कोरेला क्या बोलते हैं, कोरेला बोल रहे हैं, क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनास दोनों प्लांट में रखा था क्योंकि उनमें सेल वॉल है। अब जब यहाँ अलग से प्रोटिस्टा बना, इसमें दोनों सेल वॉल वाला भी है, सेल वॉल वाला नहीं भी है। क्लाइमाइडोमोनास क्लोरेला सेल वॉल वाला है नहीं है, वाला है, वाला है, वाला है, वाला है। पैरामोसियम एमोबिया में सेल वॉल नहीं है, लेकिन दोनों साथ में है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट। मोनेरा सभी स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी पहले प्लांट किंगडम में जाएंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो इधर का भी पढ़ लेंगे एंड देन सीधा स्टार्ट करेंगे मोनेरा, ऐसा सीधा है प्लांट किंगडम खत्म करेंगे, फिर एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आपको बेसिक क्लासिफिकेशन समझ जाइए। देखिए यहाँ पर जो लाइन ऐसा है ना आपको लिखा हुआ कि जैसे किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइमाइडोमोनास कोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गाई विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। तो ये कंफ्यूजिंग लाइन है, सब में फोकस नहीं करना है, क्योंकि देखिए क्लाइमाइडोमोनास कोरेला कहाँ पे है, एल्गी में पढ़ते हैं, ग्रीन एल्गी में, तो प्रोटिस्टा में नहीं है सब। ठीक है, तो पहले की बात कर रहा था जबकि दो किंगडम था, प्लांट एंड एनिमल, उसके बाद प्रोटिस्टा बना, तब उसको ये इसमें घुसा, लेकिन अब तो फाइनली उसी में ना, एल्गी में है ना, तो इसलिए यहाँ से पढ़ के कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए पूरा लाइन को क्रॉस कर करके कुछ पढ़ना नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें बस इतना ही बोला गया है कि फर्दरली जरूरी नहीं है कि अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ऐसा ही रहेगा, आने वाला टाइम में क्राइटेरिया चेंज होगा तो फिर से क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है, ये सही भी बात है। एग्जाम्पल भी है, जैसे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया है, उसके बाद हो सकता है 7, 8 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्राइटेरिया चेंज होगा तो क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है, यही वाला बात बोला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, ऊपर ऊपर जो है इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंड देन डे 3 में हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मोनेरा से। ठीक है, चलो इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रोपोज्ड बाय विटेकर, नौ जो बोला था। ठीक है, वेरी इन द ही सजेस्टेड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांटाई। ठीक है, लेकिन इन दिस चैप्टर प्लांट किंगडम में क्या होगा, इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम क्रॉस कर दिए है। ठीक है, नेक्स्ट वी मस्ट एड्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। टाइम के हिसाब से प्लांट किंगडम भी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होता गया समय के समय। जैसे फंजाई एंड द मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैव सेल वॉल, पता है सब में सेल वॉल है, हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांट, पहले सब प्लांट में ही आता था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान, लीनियस के दौरान, लेकिन अब अलग अलग हो गया है। दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम। ठीक है, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को जिसको हम बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आर नॉट एल्गी एनीमोर, अब वो एल्गी नहीं रहता है, अब वो बैक्टीरिया बन चुका है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोएंड, एंजियो को पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। प्लांट के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोएंड, एंजियोस्पर्म को पढ़ना है। Let us look at classification within angiosperm की अगर बात करें सिर्फ angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color, number and shape को लेते थे, ऊपर ऊपर का लेते थे। जैसे कि पहले का टाइम में क्लासिफिकेशन था जो आर्टिफिशियल था, क्या क्या लेते थे, ऊपर ऊपर का, कलर कैसा है, हैबिटेट कैसा है, नंबर है, बताओ कितना इसमें पेटल्स वगैरह है, लीफ का शेप क्या है, उतना ही में क्लासिफिकेशन कर देता था, जो गलत था ना, एक्सेट्रा। दे वेर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और ये सब सारा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स था जो कि चेंज हो सकता था, और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर दैट इज लीनियस, या तो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे क्लासिफिकेशन कर देता था, जो कि लीनियस ने किया था, याद है ना, लीनियस ने 24 क्लासेस में किया था, अभी हम पढ़ा के निकले हैं, याद रखना है। ठीक है, सच सिस्टम वेर कॉल आर्टिफिशियल, इसलिए हम बार बार बोले लीनियस का क्लासिफिकेशन कैसा था, आर्टिफिशियल था। ठीक है, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर
बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर, क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर को कंसिडर करता था। इसीलिए क्या होता है, कभी अगर ऐसा भी हुआ है जो कि दो डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड है लेकिन दोनों को अलग कर दिया देता था, क्योंकि कुछ कैरेक्टर को कंसिडर करता था, हो सकता है वो कुछ कैरेक्टर नहीं मिलता है लेकिन बाकी का बहुत कैरेक्टर मिलता है, फिर भी दोनों को अलग कर दिया, ऐसा होता था। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल characteristics. This is not acceptable since we know that often vegetative characters are often easily affected by the environment. ठीक है, तो हमको पता था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पहले ही बोल दिए इक्वल वेटेज देता था किसको, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन को, लेकिन हमको पता है कि वेजिटेटिव वाला चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन रिप्रोडक्टिव वाला स्टेबल रहता है, तो इसलिए वो फेल हुआ। स्टार्टिंग इसलिए इंट्रोडक्शन में पहले ही आपको सब कुछ समझा दिया ताकि एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी लगे। इसलिए उसका अगेंस्ट में एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। ठीक है, वो क्या करता था, दे वर बेस्ड ऑन नेचुरल एंड एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर, देखिए यहाँ पर क्या बात है, नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को कंसीडर नहीं करता था बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करता था। जैसे कि किसी का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर, उसका एनाटोमी देखता था, उसका एम्ब्रायोलॉजी को देखता था, फाइटोकेमिस्ट्री को देखता था। ठीक है, सच अ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वर गिवन बाय, इस तरह क्लासिफिकेशन कौन दिया था फ्लावरिंग प्लांट का, दैट इज जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। हम बार बार बोल दिए थे, बार बार बोल दिए थे, फिर से बता रहे, बार बार बोल दिए थे। ये फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर रहा था, हालांकि नेचुरल था लेकिन फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर रहा था। फाइलोजेनी को कौन फॉलो कराया, दूसरा वाला, देखिए एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि ईडब्ल्यू आइसलर ने दिया था, सारा पढ़ा दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। समझ में आया? दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा, अगर मानिए कोई सेम टैक्सा का है, हैव कॉमन एंसेस्टर, बार बार आपको मुंह कम से कम 15 से 20 बार हम याद करवाए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। We now use information from many other sources to help resolve difficult in classification. This become more important when there is non supporting fossil evidence. मानी कहीं पर fossil evidence आई नहीं, मानी एक जानवर हुआ करता था उसका कोई भी सबूत नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा ना। उसके लिए क्या होता था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी which is non easily carried out, which is now easily carried out using computers, is based on overall observable characters. तो अभी नया टाइप का है जो कि बोलती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जिक्र किया हुआ है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है जिसको फेनेटिक टैक्सोनॉमी बोलते हैं, टैक्सीमेट्रिक टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, लिखवा दिया है। दिस वे, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर। तो क्या होता था इसमें, क्या होता था, इक्वल वेटेज दिया जाता है अभी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव में, न्यूमेरिकल में एंड आर्टिफिशियल में इक्वल वेटेज दिया जाता है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव में, लेकिन नेचुरल में वेजिटेटिव को नहीं, ज़्यादा रिप्रोडक्टिव को वेटेज दिया जाता है। नेचुरल कौन कौन किए थे, बेंथम एंड हुकर किए थे, एंड उसके बाद थोड़ा फाइलोजेनेटिक वाला कौन किए थे, नेचुरल ही, लेकिन फाइलोजेनेटिक फॉलो कर रहे थे ईडब्ल्यू आइसलर, लेकिन नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक को फॉलो नहीं कर रहा था बेंथम एंड हुकर। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात पूछेगा, एट सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, किसके थ्रू, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू। ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के थ्रू एक टाइम पे हम बहुत ज्यादा कैरेक्टर को, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को भी, यहाँ पर 100 है, क्वेश्चन में पूछ देगा 1000 बोल के दे देगा, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कंसिडर किया जाए, हंड्रेड्स लिखा होगा या फिर मोर देन 100 होगा। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी जिसमें साइटोप्लाज्म का स्टडी करते हैं। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, कितना क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 23 है, 46 है, 11 है, उस पर स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। और केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन, आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दिस डेज। समझ में आया? तो केमो एंड साइटोटैक्सोनॉमी में क्या फर्क है? केमोटैक्सोनॉमी में क्या होगा, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन बॉडी का देखेगा, प्लांट का देखेगा। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी के साइटोप्लाज्म के अंदर का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म के अंदर में उसका राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उस तरह को देखेगा, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। बात खत्म, क्लियर? ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। याद कर लेना, आज एक बार रीड कर लेना फिर से। ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ईजी है, पढ़ लो। एंड नेक्स्ट डे 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग मोनेरा से, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई, फिर हम लोग देखेंगे प्लांटी एलगी। सो अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ आज जो भी पढ़ाया ज़्यादा कुछ नहीं है, 7-8 साइंटिस्ट है, एक बार पढ़ लो, डेट याद कर लो, एंड जो भी क्लासिफिकेशन समझा है आज एक बार पढ़ लो, इजी लगेगा। उसके बाद बाकी जो भी है हलवा लगेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, नाम वाम जो भी है याद करवा देंगे। इतना बार मेरे साथ बोलेंगे तो अपने आप याद हो ही जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस डे 2 सेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। सो बाय, टेक केयर।